काइल एक टैलेंटेड सोर्ड्समैन था जिसने अपनी वीरता से डीमन किंग को हरा दिया, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपने सभी प्रियजनों को खो दिया। तभी एक रहस्यमयी क्रिस्टल ने उसे 4 साल पास में भेज दिया, जहां उसने संकल्प लिया कि वह स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा और अपनी फेट को दोबारा लिखेगा। कॉन्टिनेंट ऑफ लंडर्स पर 2 बड़ी शक्तियां रहती थीं। राइट साइड पर ह्यूमंस, ड्वार्व्स और एल्व्स जैसी स्पीसीज थीं जिन्हें गॉड ऑफ लाइट का आशीर्वाद मिला था, जबकि लेफ्ट साइड पर डीमंस थे जिन्हें गॉड ऑफ डार्कनेस ने शक्ति दी थी। ये दोनों फोर्सेस हजारों सालों से लड़ती आ रही थीं, लेकिन लगभग 300 साल पहले एक रादर पीसफुल डीमन किंग ने थ्रोन संभाला और उसने सभी वॉर्स रोक दिए। ह्यूमनॉइड्स इस टेम्पररी पीस के आदी हो गए और बिल्कुल तैयार नहीं थे आने वाले बदलाव के लिए। साल 2826 के 5वें महीने में एक नए डेमन किंग ने थ्रोन पर कब्जा किया और उसके आदेश पर डेमन आर्मी ने ह्यूमनॉइड्स पर ऑल आउट इन्वेशन शुरू कर दिया। यह हमला इतना रूथलेस था कि कई किंगडम्स पल भर में मिट गए और सबसे बड़ा एम्पायर भी खुद को बचा नहीं पाया। जैसे जैसे हालात होपलेस होते गए, ह्यूमनॉइड्स ने एक डेस्परेट फैसला लिया, अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके डीमंस के खिलाफ फाइनल वॉर छेड़ देना। आर्मीज बैटलफील्ड में भिड़ रही थीं, वहीं सबसे पावरफुल वॉरियर्स का एक छोटा ग्रुप डीमन किंग के कासल में भेजा गया ताकि वे उसका असैसिनेशन कर सकें। इस असैसिनेशन टीम का लीडर था काइल। उसके साथ थे उसका बेस्ट फ्रेंड थेरन और एल्फ मेज उजा। जैसे ही वे हॉलवे से गुजर रहे थे, अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ जिससे उनके साथ भाग रहे सोल्जर्स वहीं मारे गए और टीम अलग हो गई। थेरन बुरी तरह घायल हो गया और तभी उसने देखा कि 2 डीमंस एक चेन्ड फीमेल डीमन की रक्षा कर रहे हैं। वह तुरंत समझ गया कि मिशन को सफल बनाने के लिए उसे ही उन्हें रोकना होगा। उसने काइल और ओजा से कहा कि वे आगे बढ़ें, क्योंकि अब वह यहीं फाइट करेगा और बाद में उनसे मिलेगा। काइल जानता था कि उसका दोस्त सैक्रिफाइस करने जा रहा है, लेकिन मिशन उससे भी बड़ा था। थेरन अकेले उन दोनों डीमंस से फाइट करने लगा, जबकि काइल और ओजा थ्रोन रूम तक पहुंच गए। काइल ने अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए सुपर कॉन्सेंट्रेटेड रॉय जूस पी लिया, लेकिन ओजा की आंखों में सैडनेस साफ झलक रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस मेडिसिन का असर खत्म होते ही काइल की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। काइल ने थ्रोन रूम का दरवाजा खोला और देखा कि हॉल के बीचों बीच एक चमकता हुआ जेमस्टोन रखा है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी ओजा ने अचानक चिल्लाकर उसे चेतावनी दी कि ऊपर से एक अटैक आ रहा है। काइल ने रिफ्लेक्स से अपनी सोर्ड से कुछ डार्क ऑब्स को रोक लिया, लेकिन बाकी उसके शरीर से टकरा गए और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अगले ही पल एक और ज्यादा बड़ा और मेनेसिंग ऑर्ब उसकी ओर बढ़ा। कुछ क्षण के लिए लगा कि वे बच गए हैं, लेकिन वह ऑर्ब इतनी शक्तिशाली थी कि उसने बैरियर को चीर दिया और सीधे ओजा को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। लेकिन ओजा ने बस एक आखिरी मुस्कान उसकी ओर डाली और अगले ही पल वह अस्तित्व से मिट गई। उसी समय सीलिंग से उतरकर डीमन किंग सामने आया, लेकिन उसने उसी रेज को पावर में बदला और सीधा आगे चार्ज कर दिया, रास्ते में आने वाले सभी डार्क ऑर्ब्स को काटता हुआ। मगर उसकी स्ट्राइक्स बेअसर रहीं, क्योंकि डेमन किंग एक डेंस माना बैरियर से सुरक्षित था। काइल को पीछे हटना पड़ा। डेमन किंग के रिलेंटलेस अटैक से बचने के लिए वह एक पिलर के पीछे छिप गया, लेकिन डेमन किंग ने एक और वॉइड ऑर्ब फेंका जिसने उस पिलर को ही निगल लिया और काइल अब बिल्कुल एक्सपोज्ड हो गया। अगले ही पल कई डार्क ऑर्ब्स उस पर टूट पड़े, उसे पीछे धकेलते हुए जख्मी कर गए। जमीन पर गिरते हुए काइल ने अपनी सोर्ड में लगे मैजिक स्टोन से बात की, जिसमें एक एआई चैटबॉट बसा हुआ था। यह स्टोन उसके लिए अपग्रेडेड अलेक्सा जैसा था। उसने पूछा, व्हाट वाज दैट एक्सप्लोर? अलेक्सा जैसी आवाज में जवाब आया कि यह एक अनब्लॉकेबल हाई टियर मैजिक है जो हर चीज को नष्ट कर देता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, अलेक्सा रिलीज द पावर ऑफ द जेमस्टोन। जैसे ही आदेश पूरा हुआ, जेमस्टोन की शक्ति बाहर निकली और काइल के शरीर को एक चमकदार ऑरा ने ढक लिया। यह ऑरा अपने आप डीमन किंग के हर हमले को रिपेल करने लगी। अब बिना रुके वह डीमन किंग की ओर लाइटनिंग स्पीड से दौड़ा, उसकी ब्लेड को चकनाचूर कर दिया और अपनी सोर्ड सीधे उसकी चेस्ट में घोंप दी। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया जब तक कि उसकी सोर्ड और मैजिक स्टोन दोनों टूट नहीं गए, और उसी क्षण डीमन किंग एक जोरदार धमाके के साथ काले पंखों ब्लैक फेदर्स में बिखर गया। काइल जमीन पर गिर पड़ा। उसने सोचा, इट्स फाइनली ओवर। उसकी आंखों के सामने परिवार की यादें तैर गईं, उसके दोस्तों के चेहरे और वह लड़की जिसे वह प्यार करता था। सब कुछ अब खो चुका था। लेकिन तभी एक डार्क फेदर उसके पास गिरा और पल भर में गायब हो गया। अगले ही क्षण वही जेमस्टोन फिर से तेजी से चमकने लगा। काइल ने धीरे धीरे सिर उठाया और महसूस किया कि अगर यह क्रिस्टल अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। उसने हाथ बढ़ाकर उस मैजिक क्रिस्टल को पकड़ लिया। उसी पल उसके चारों ओर एक विशाल मैजिक सर्कल प्रकट हुआ और तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जब काइल ने आंखें खोली तो उसने खुद को अपने ही कमरे में पाया। बाहर उसकी टाउन बिल्कुल सुरक्षित थी, मानो इन्वेजन कभी हुआ ही ना हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि यह शायद कोई ड्रीम है जो उसे डेथ से पहले दिखाया जा रहा है। तभी उसकी बचपन की दोस्त ली कमरे में आई उसे जगाने के लिए। उसने देखा कि काइल रो रहा है और चिंता में पड़ गई, लेकिन काइल अपनी इमोशंस को रोक नहीं पाया और उसे कसकर गले लगा लिया। ली तुरंत लाल पड़ गई क्योंकि वह डिस्पोब, स्लाइटली टॉमबॉयिश
लेकिन शर्मीली लड़की थी। और अचानक ये सब उसके लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया। उसी वक्त उसका बैलेंस बिगड़ गया और दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। काइल सीधे ली के ऊपर। यह ली के लिए सहने से बाहर था। उसने काइल को जोर से धक्का दिया और फिर गुस्से में ऐसा पंच मारा कि उसकी रिब्स हिल गईं और वह दर्द से हांफने लगा। ली चिल्लाई, कम से कम डिनर तो खिला दो पहले, फिर सेकंड बेस पर जाना। और फिर गुस्से से लाल होकर कमरे से भाग गई। तभी काइल को एहसास हुआ कि उसे वास्तव में दर्द हो रहा है, यानी ये कोई ड्रीम नहीं है। उसने घबराकर इधर उधर देखा और पाया कि डीमन किंग के कासल से मिला रेड क्रिस्टल अभी भी उसके पास है। उसने शीशे में खुद को देखा। वह बिल्कुल जवान दिख रहा था और उस पर कोई इंजरी भी नहीं थी। यह देखकर उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया। उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद वह पास्ट में लौट आया है, मगर उसने तुरंत ही इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट किया। समय यात्रा असंभव है, वरना स्टीवन हॉकिंग की पार्टी में कोई तो आया होता। उसकी थॉट्स अचानक हंगर ने तोड़ दी। कमरे में एक लैविश मील रखा था जिसकी खुशबू ने उसका मन मोह लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह खाना ली ने बनाया है, क्योंकि न तो वह खुद और न ही उसकी माँ खाना बना सकती थी। इतने सालों बाद उसने इतना स्वादिष्ट होममेड खाना खाया कि कंट्रोल खो बैठा और पूरा का पूरा खत्म कर गया। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड थेरन कमरे में आया और हैरानी से चिल्लाया, ब्रो, क्या तू लफ्फी को ईटिंग कंपटीशन में हराने की तैयारी कर रहा है? उसका डिसअपॉइंटमेंट साफ झलक रहा था, क्योंकि वह भी उस खाने का इंतजार कर रहा था। काइल ने अचानक घबराते हुए थेरन से पूछा कि आज तारीख क्या है। जब थेरन ने बताया कि यह साल 2823 का 5th मंथ है, तो काइल दंग रह गया। इसका मतलब था कि वह सच में अतीत में लौट आया है। थेरन ने हंसते हुए कहा, आज तो तेरी बर्थडे है, इसलिए चल, इस बार तुझे माफ करता हूँ। उस खाने को अपना बर्थडे गिफ्ट मान ले। फिर उसने कहा कि वह ली से जाकर और खाना बनवाएगा। काइल अब भी शौक में ठान चुका था कि उसे जवाब चाहिए। उसने घर के बगल वाले स्टोर रूम में प्रवेश किया और बेसमेंट में उतरा, जिसे उसकी माँ ने लाइब्रेरी में बदल दिया था। जैसे ही काइल ने अपनी माँ को देखा, उसके मन में तुरंत वह ट्रॉमा जाग उठा जब उसने पास्ट में उनका लाइफलेस बॉडी देखा था। लेकिन जैसे ही माँ ने उसे पुकारा, वह होश में लौट आया। काइल ने उनसे कहा कि उसे मैजिक से जुड़ा एक सवाल पूछना है। माँ, जो पूरे देश की गिनी चुनी आर्च मेजर्स में से एक थी, मैजिक की जानकारी में लगभग बेजोड़ थी। यह सुनकर उनकी आंखों में खुशी चमक उठी, क्योंकि काइल ने पहली बार उनसे ऐसे सवाल पूछे थे। काइल ने बिना घुमाए फिराए पूछा कि क्या कोई ऐसा स्पेल है जो टाइम को पीछे मोड़ सके। उसकी माँ ने बताया कि हाँ, ऐसे स्पेल्स एग्जिस्ट करते हैं जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें यूज करना असंभव है, क्योंकि उसके लिए अनइमेजिनेबल मात्रा में माना चाहिए। उन्होंने कहा, इतिहास का सबसे महान मैजिशियन भी टाइम को 1 सेकंड पीछे नहीं कर पाया। काइल ने तुरंत पूछा, अगर कोई मैजिक टूल हो जो माना को स्टोर कर सके, तो क्या यह संभव होगा? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि आइडिया अच्छा है, लेकिन इतनी माना गैदर करने में कम से कम 1000 साल लगेंगे। तब काइल ने धीरे से पूछा, अगर कोई फॉरबिडन रिचुअल से लोगों की लाइफ फोर्स को मैजिक पावर में बदल दे तो? यह सुनकर उसकी माँ गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, यह तरीका भी इनएफिशिएंट होगा। इतनी शक्ति पाने के लिए आधे महाद्वीप की पॉपुलेशन को बलिदान देना पड़ेगा, और फिर भी ऐसी कोई मैजिक टूल मौजूद नहीं जो इतनी विशाल माना को स्टोर कर सके। लेकिन फिर उन्होंने कहा, एक एक्सेप्शन है। उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली और काइल को लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन का हार्ट दिखाया। उन्होंने बताया कि प्राचीन मैजिक किंगडम ऑफ ज़ालिस ने इस ड्रैगन्स हार्ट का उपयोग करके सदियों तक समृद्धि पाई थी, लेकिन इवेंचुअली जब हार्ट की शक्ति खत्म हो गई तो पूरा किंगडम नष्ट हो गया, क्योंकि वे उस पर निर्भर हो चुके थे। काइल की माँ ने कहा कि यह ड्रैगन्स हार्ट इतनी माना स्टोर कर सकता है कि कोई व्यक्ति टाइम ट्रैवल कर सके, लेकिन यह लगभग 1000 साल पहले किंगडम के नष्ट होने के साथ गायब गया था। उन्हें शक था कि शायद डीमंस को यह मिल गया होगा, और काइल मन ही मन जानता था कि उनकी थ्योरी सही है, मगर वह कुछ कह नहीं सका। बाद में काइल अपने फेवरेट स्थान पर गया, जहाँ से वह पूरे टाउन को देख सकता था। उसका मन सवालों से भरा था। आखिर डीमन किंग टाइम में पीछे जाने के लिए माना क्यों गैदर कर रहा था? तभी ली वहां आ गई। वह अब भी सुबह की घटना से नाराज थी। काइल तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, माफ कर दो, मैं बस इसलिए अजीब बर्ताव कर रहा था क्योंकि मैंने आज सुबह एक बहुत ही बुरा ड्रीम देखा था। ली को समझ आया कि वह सपना शायद उसके मरने का था। यह सोचकर उसका दिल पिघल गया और उसने काइल को माफ कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसने उसे हैप्पी बर्थडे कहा, लेकिन इन शब्दों ने काइल के दिल में पुराने घाव फिर खोल दिए। उसे इन्वेजन याद आ गया, कैसे डीमन आर्मी ने सबसे पहले उनके बॉर्डर टाउन पर हमला किया था, कैसे पूरा टाउन आग में झुलस गया था और सब मारे गए थे, जिसमें ली भी शामिल थी। उसी दिन काइल ने उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन अब उसने ठान लिया कि इस बार वह सिर्फ बदला नहीं लेगा, वह ली और अपने हर प्रियजन की रक्षा करेगा। उस रात काइल ने बैठकर 5 मिनट पर आने वाले सभी मेजर इवेंट्स नोट कर लिए, ताकि वह भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। लेकिन काइल जानता था कि सिर्फ फ्यूचर इवेंट्स याद कर लेना काफी नहीं है। अगर उसे वाकई फ्यूचर बदलना है तो उसे अभी से ट्रेनिंग दोबारा शुरू करनी होगी। यही सोचकर वह वुड्स की तरफ चला गया ताकि देख सके कि उसकी करंट स्किल लेवल कितनी है। सबसे पहले उसने अपनी आंखें बंद की और डेमन किंग की एक मेंटल इमेज तैयार की, और फिर उसने अपने मेमोरीज के उस शेडो फॉर्म से फाइट शुरू कर दी। ये इमेजिनरी बैटल बिल्कुल असली लग रही थी। डेमन किंग उसके सामने लास्ट बॉस की तरह खड़ा
रहा था और उसकी अटैक्स कायल के शरीर पर बिल्कुल रियल महसूस हो रही थी। खुद को कमजोर पड़ते देख कायल ने सोचा कि क्यों ना वह खुद को मैजिक से बफ करे। उसने स्पीड और एजिलिटी बढ़ाने वाले स्पेल्स डाले और पाया कि अब उसके स्पेल्स पहले से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। लेकिन अचानक उसने एक अनप्रिडिक्टेबल हेडशॉट मारा और कायल जमीन पर गिर पड़ा। वहीं गिरा हुआ उसने सोचा, इवन विद मैजिक बफ्स मेरा शरीर अभी केपेबल नहीं है। अगर मुझे फ्यूचर बदलना है तो मुझे और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वह जमीन पर बैठा अपनी सांसें संभाल ही रहा था कि पीछे बुशेस से ली और थेरॉन उसे देख रहे थे। दोनों हैरान थे। तभी थेरॉन की माँ इला वहां आ पहुंची। उसने ली और थेरॉन से हालचाल पूछा और फिर कायल की ओर इशारा करते हुए बोली, यह लड़का आखिर किस तरह के रिडिकुलसली फास्ट और स्ट्रॉन्ग दुश्मन से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। ली ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बस कुछ दिन पहले तो यह डिप्रेस था और आज पता नहीं अचानक इतनी मोटिवेशन कहाँ से आ गई। थेरॉन ने भी सहमति जताई। ईला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर किसी लड़के में अचानक ऐसी मोटिवेशन आ जाए तो इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, किसी लड़की की वजह से। यह सुनकर ली का चेहरा शौक और जेलसी से लाल हो गया। इला ने उसकी हालत देखकर मजाक में अपनी बात वापस ले ली, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, अगर कायल किसी लड़की के साथ सेकंड बेस तक जाएगा तो वो ली ही होगी। बस इसे अभी समझ नहीं आया है। ली अब जलन और गुस्से में सीधे कायल के पास पहुंची और उसका कॉलर पकड़कर जोर से हिलाने लगी। उसकी आंखों में सवाल था, बताओ कौन है वो लड़की जिसके साथ तुम घूम रहे हो? कायल बुरी तरह हिल गया और अंत में बेचारा अपना ब्रेकफास्ट बाहर निकाल बैठा। माहौल अचानक ऑकवर्ड साइलेंस में बदल गया। बाद में ली को अपने बिहेवियर का गिल्ट हुआ और उसने सबके लिए एक डिलिशियस लंच बनाया माफी मांगने के लिए। खाना इतना अच्छा था कि सब खुश हो गए और माहौल हल्का हो गया। जब सब लोग एक साथ बैठे तब कायल ने सीरियस होकर पूछा, मुझे बताओ इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास इतनी इन्फ्लुएंस है कि वह मल्टीपल नेशंस का ध्यान अपनी ओर खींच सके? थेरॉन ने सबसे पहले कहा, कोई भी राजा उसे करने की शक्ति रखता है। किंग्स की अथॉरिटी इतनी है कि वे कई नेशंस का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। तभी कायल की मॉम बोली, द हाईएस्ट रैंकिंग प्रीस्ट्स ऑफ द अर्थ गॉडेस भी बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं। उनकी बात को अनदेखा करना आसान नहीं है। ईला थोड़ी देर सोच में पड़ी और फिर बोली, हीरो रैंडोल्फ, वही जिसने 300 साल पहले डीमन किंग को हराया था। आज भी उसका नाम पूरे कॉन्टिनेंट में रिस्पेक्ट से लिया जाता है। अगर वह कोई आदेश देगा तो सारे ह्यूमनॉइड स्पीसीज उसकी बात मानेंगे। उस रात कायल अकेले अपने कमरे में स्टडी कर रहा था। किताबों का ढेर उसके चारों ओर बिखरा हुआ था। तभी थेरॉन वहां आया और उसे देखकर चौंक गया। तू सीरियसली हीरो बनने की सोच रहा है? कायल ने काम होकर जवाब दिया, हाँ, और मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करने वाला हूँ। बताओ कोई आइडिया है जो मेरी मदद कर सके? थेरॉन ने हंसते हुए कहा, सिंपल है, डीमन लॉर्ड को मार दो, हीरो का टाइटल गारंटीड। कायल ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स द एंड गोल, लोकी तक पहुंचना, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। थेरॉन ने गंभीर होकर कहा, हीरो बनने के लिए सबसे जरूरी है स्ट्रेंथ। कायल ने सिर हिलाया, स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी। लेकिन यात्रा करने और इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। बिना पैसे हीरो ज्यादा दूर तक सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरी चीज है कनेक्शन विद द रिच एंड पावरफुल। अगर उनके साथ अलायंस होगा तभी सपोर्ट मिलेगा। और तीसरा फैक्टर? थेरॉन ने पूछा। कायल ने गहरी सांस ली। लक, ओनली दोज हु आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ही हीरो बनते हैं। बाकी सबके लिए ये सिर्फ सपना रह जाता है। कायल ने ठोस आवाज में कहा, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग टू बिकम अ हीरो। लेकिन यह सुनकर थेरॉन ने भौहें चढ़ाई। ये बात किसी सच्चे हीरो जैसी नहीं लगती। हीरो बनना नहीं चाहता। हीरो बनना तेरे लिए सिर्फ एक स्टेप है किसी और गोल तक पहुंचने के लिए। कायल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू सही कह रहा है, लेकिन मुझ पर भरोसा कर, सब रिवील करने का समय अभी नहीं है। थेरॉन ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कायल जल्द ही उसे अपनी योजनाओं में खींचने वाला है। कायल फिर से अपनी स्ट्रेटेजी में जुट गया, कैसे मनी, कनेक्शंस और लक हासिल करना है। कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी टीचर ईला को बताया कि वह एक लंबी जर्नी पर निकल रहा है। आइला ने अप्रूवल देते हुए कहा, दैट्स अ गुड आइडिया, और हाँ, अपने साथ थेरॉन को भी ले जाना। कायल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यही उसका प्लान था। उसने मसल मॉमी का धन्यवाद किया तो थेरॉन ने तंज कसते हुए कहा, वाओ, कोई मेरी कंसेंट भी लेगा या नहीं? जल्द ही कायल ने ली को भी अपने प्लान के बारे में बताया कि वह कैपिटल और उससे आगे की यात्रा पर निकलने वाला है। बिफोर ली कुड इवन से एनीथिंग, कायल ने साफ कर दिया, तुम्हें मैं इस जर्नी पर अपने साथ नहीं ले जा रहा, नो मैटर हाउ मच यू प्लीड। ली की आंखें गुस्से से भर गईं। तुम थेरन को साथ ले जा रहे हो और मुझे नहीं? मैं भी ट्रेनिंग कर रही हूँ और उतनी ही स्ट्रांग हूँ। कायल ने मजाकिया लेकिन ठोस अंदाज में जवाब दिया, ब्रोज बिफोर होज। और सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी सेफ जगह पर रहो। ली कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कायल ने उसके होंठों पर जल्दी से किस कर दिया। ली एकदम स्पीचलेस रह गई। कायल ने धीरे से कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम ही वो पहली इंसान होगी जिसे मैं देखना चाहूंगा। ली का गुस्सा पिघल गया। उसने बस सॉफ्टली कहा, बस वादा करो कि तुम सेफ लौटोगे। कायल ने उसकी आंखों में देखते
हुए प्रॉमिस किया। अगले दिन वे दोनों मार्केट गए जर्नी के सामान खरीदने। तभी ली की नजर एक खूबसूरत एल्फ लड़की पर पड़ी, लेकिन काइल की नजर पड़ते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। यह कोई और नहीं बल्कि ओजा थी। जैसे ही उसने उसकी साइड प्रोफाइल देखी, उसकी मेमोरीज उमड़ आईं। उसकी मेन गर्ल फ्रॉम द पास्ट लाइफ, वह लड़की जिसने ली को खोने के बाद उसके टूटे दिल को संभाला था। काइल के दिमाग में उनकी प्राइवेट मोमेंट्स फ्लैश होने लगे। एक मेमोरी में ओजा ने उससे कहा था, जब हम अकेले हों तो मुझे मेरे असली नाम से पुकारना। पर काइल गलती से उसे पब्लिक में ही उसके रियल नेम से बुला बैठा। एल्फ लड़की अचानक रुक गई। उसकी आंखों में चौंक जाने वाली चमक थी। नॉर्मली जिसे सब ओजा कहते थे, उसे अपने रियल नेम से सुनना उसके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि यह उसका सीक्रेट था। तुरंत ही उसने अपना हथियार खींचने की कोशिश की। काइल पैनिक में आ गया। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और एक स्लीप स्पेल डाल दिया। ओजा उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी। काइल उसे संभालते हुए सोच रहा था कि अब उसे कैसे समझाए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोचता, पीछे से ठंडी हवा की तरह आवाज आई। वह मुड़ा और देखा कि ली वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आग थी। ये सब उसी दिन हुआ था जब कुछ घंटे पहले ही उन्होंने पहली बार किस किया था। अब ली ने उसे एक और लड़की को बाहों में पकड़े देखा। वह फट पड़ी। तुम ऑलरेडी चीटिंग कर रहे हो? काइल ने हाथ उठाते हुए समझाने की कोशिश की। लीम, इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। काइल निराशा से सिर पकड़कर रह गया। कुछ घंटों बाद जब ओजा होश में आई तो वह और भी खतरनाक लग रही थी। उसकी तलवार आधी बाहर थी और उसकी नजरें काइल पर टिकी थीं। टेल मी, उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें मेरे रियल नेम के बारे में कैसे पता? ये सीक्रेट सिर्फ मुझे और मेरे पेरेंट्स को मालूम है। काइल चुप रह गया। वह सच नहीं बता सकता था कि 4 साल बाद वे दोनों इतने करीब आ जाएंगे कि ओजा खुद उसे अपना नाम बताएगी। इसलिए उसने बस कहा, मैं बाद में समझाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन ओजा मानने वाली नहीं थी। उसका गुस्सा और सस्पिशन बढ़ रहा था। तभी काइल ने जल्दी से एक सोल्यूशन निकाला। ठीक है, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो हम एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे रोक देगा कि मैं तुम्हारे रियल नेम का कभी भी किसी इविल पर्पस के लिए इस्तेमाल न करूं। ओजा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अब भी शक था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बात ने उसे कुछ हद तक शांत कर दिया। ओजा हैरान रह गई, क्योंकि सामान्य ह्यूमंस को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता ही नहीं होता। उसने गंभीर स्वर में काइल से पूछा कि क्या वह सचमुच सीरियस है, क्योंकि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसकी मौत तय है। काइल ने बिना झिझक जवाब दिया कि वह पूरी तरह सीरियस है और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार है। लेकिन ओजा ने बताया कि वह केवल फुल मून की रात को ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, जो अभी कुछ दिनों दूर है। उसने कहा कि वह तब तक इसी टाउन में रुकेगी, लेकिन काइल ने उसे चौंका दिया यह कहकर कि वह अगले दिन ही जर्नी पर निकल रहा है। उधर ली भी पार्टी में शामिल हो गई। उसका कारण साफ था, वह किसी एल्फ लड़की को अपना मैन चुराने नहीं देना चाहती थी। और इस तरह चारों अपने सफर पर निकल पड़े। धीरे धीरे काइल ने ओजा को भी अपनी पार्टी का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया। रास्ते में उसने बताया कि वे बाद में कैपिटल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उसका डेस्टिनेशन है सनवर्ड माउंटेन्स, जहां लेजेंडरी मैजिक क्वींस डंजन छिपा हुआ है। थेरॉन ने हंसते हुए कहा कि यह सब बस एक लेजेंड है, लेकिन काइल ने तुरंत एक पुराना मैप निकालकर दिखाया। उसने दावा किया कि डंजन असली है और मैप पर ट्रेजर रूम का लोकेशन तक बना हुआ है। यह देखकर ली और थेरॉन ने सोचा कि किसी ने उसे नकली नक्शा देकर बेवकूफ बनाया है। उनकी पिटी भरी नजरों को देखकर काइल को खुद भी हंसी आई, लेकिन तभी ओजा ने मैप को गौर से देखा और बताया कि यह वर्ल्ड ट्री की बाग पर बनाया गया है और इस तरह की टेक्नोलॉजी 2000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। इसका मतलब ये मैप असली था। थेरॉन और ली ने ओजा की बात पर तुरंत विश्वास कर लिया, जिससे काइल थोड़ा अनॉयड हो गया। फिर उन्होंने रिमार्क किया कि ट्रेजर रूम तक पहुंचना बहुत लंबा सफर होगा और इसमें बहुत समय लगेगा। काइल ने मुस्कुराकर कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक प्लान है। उसका प्लान बस इतना था, एक टनल खोदकर सीधा ट्रेजर रूम तक पहुंचना। और फिर काइल और थेरॉन ने खुदाई शुरू कर दी, जबकि ओजा एक सख्त टास्क मास्टर की तरह उन पर आदेश देती रही कि काम ठीक से करो। रात को जब वे आराम करते तो ली हमेशा उनके लिए खाना तैयार कर देती। एक रात तो उसने डिनर भी उसी बेर से बनाया जिसे उसने अपने बेयर हैंड से मार गिराया था। कुछ दिनों तक लगातार डिगिंग करने के बाद वे ट्रेजर रूम तक पहुंचने ही वाले थे। एक बार काइल जब टनल में अकेला था तो ओजा उसके पास आई। उसने गंभीरता से उससे बात करनी चाहिए। उसने पूछा कि आखिर क्यों काइल इतना हीरो बनने के लिए उतावला है और क्या यही वजह है कि उसे उसका ट्रू नेम पता है। काइल सोच में पड़ गया कि क्या उसे सच्चाई बतानी चाहिए। तभी उसने वॉल पर चोट की और पैसेज टूट गया, रास्ता खुल गया और सामने ट्रेजर रूम नजर आने लगा। उसने तुरंत ओजा से कहा कि वह थेरन और ली को बुलाए। सब मिलकर ट्रेजर रूम के अंदर दाखिल हुए तो सामने सोने का विशाल ढेर देखकर थेरन पूरी तरह पागल हो गया। वह सीधे उस पाइल ऑफ गोल्ड में कूद पड़ा और पागलों की तरह चीखने लगा। काइल ने तुरंत ली और ओजा को चेतावनी दी, प्लीज तुम दोनों उसके जैसे मत बन जाना। यह कहकर उसने सबको सोने में उलझा रहने दिया और खुद चुपचाप एक सीक्रेट रूम की ओर बढ़ गया। उसे पता था कि असली ट्रेजर वहीं छुपा है, वही सोर्ड जिसे उसने अपने पास्ट लाइफ में इस्तेमाल किया था। सीक्रेट चेंबर में पहुंचकर उसकी नजर पड़ी उस सोर्ड पर, लेकिन उसके सामने वह एक लोली स्पिरिट के रूप में प्रकट हुई। उसने काइल की तारीफ की कि उसने इतने चैलेंजेस पार किए और यहाँ तक पहुंचा, लेकिन काइल ने तुरंत उसे चुप करा दिया
और फुसफुसाया, चुप रहो, मेरे फ्रेंड्स सुन लेंगे। लोली ने नाराज होकर पलटवार किया, कम से कम मुझे डिनर तो खिला दो पहले, फिर फ्रीकी होने का सोचना। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? काइल ने फिर से उसे चुप करा दिया और कहा कि उसे सब पता है। वह कोई और नहीं बल्कि मैजिक क्वीन सेलोनिया की बनाई हुई वेपन है। उसने यह भी कहा कि इस सोर्ड में सेलोनिया का ज्ञान और उसकी कॉन्शियसनेस का एक अंश मौजूद है। यह सुनकर स्पिरिट चौंक गई और बोली कि उसे यह सब कैसे मालूम? काइल ने कहा कि वह जल्द ही सब बताएगा, लेकिन अभी उसे जल्दी से फाइनल चैलेंज पूरा करना है। लोली ने खेल में साथ देने का फैसला किया और वापस सोर्ड के हिल्ट में जड़े जेमस्टोन में समा गई। काइल ने जैसे ही सोर्ड उठाई, लोली ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसकी माइंड में झांक लिया। उसने उसके पास्ट लाइफ की सारी यादें देख लीं और तुरंत अपने ह्यूमन फॉर्म में प्रकट हुई। उसकी आंखें सदमे से फैली हुई थीं। यह सब सच था? काइल ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, सब रियल था और डिवाइन ड्रैगन का हार्ट अभी मेरे अंदर है। सेलोनिया यकीन नहीं कर पा रही थी, टाइम ट्रैवल मैजिक वास्तव में मौजूद है। इसी बीच काइल के दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उसने तुरंत सेलोनिया से कहा कि एक्ट साथ में करो, क्योंकि वह अभी अपने फ्रेंड्स को पास्ट के बारे में बताना नहीं चाहता। सेलोनिया ने मजबूरी में हामी भर दी। जैसे ही ली और थेरॉन अंदर आए, काइल ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, मुझे लेजेंडरी इंटेलिजेंट सोर्ड मिल गई है। सेलोनिया। कुछ देर बाद सेलोनिया लोली स्पिरिट ग्रुप का हिस्सा बन गई। ली के बनाए कुकीज खाते हुए उसने उनके सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि वह दरअसल मैजिक क्वीन सेलोनिया का हिस्सा है, जिसने अपनी सोर्ड में अपनी आत्मा का अंश छोड़ा था ताकि वह उन लोगों को जज कर सके जो इस ट्रेजर को क्लेम करने आए। और फिर उसने सबको बताया, अगर काइल इस ट्रेजर को लेने के लायक नहीं होता तो वह अंतिम ट्रैप एक्टिवेट कर देती, जिससे पूरा डंजन और उसमें मौजूद हर कोई नष्ट हो जाता। सेलोनिया थोड़ी झिझक के बावजूद काइल को सोर्ड इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। साथ ही वह उसे एक मैजिक बैग भी देती है जो सीधे ट्रेजर रूम से कनेक्टेड होता है, जिससे काइल जब चाहे जितना चाहे ट्रेजर निकाल सके। इसके बाद सभी कैपिटल सिटी की ओर निकलते हैं। वहां पहुंचकर काइल कहता है, अब हमारे पास पैसे हैं तो क्यों ना हम सब अपने लिए हाई क्वालिटी गियर खरीद लें। और वह सीधा शहर की सबसे मशहूर वेपन शॉप की ओर बढ़ जाता है। शॉप के अंदर रिसेप्शनिस्ट ठंडे अंदाज में उनका स्वागत करता है और पूछता है, क्या आपके पास किसी एस्टैब्लिश्ड कस्टमर का रेफरल है? तभी काइल को याद आता है कि यह शॉप एक्सक्लूसिव है और नए कस्टमर्स को अंदर जाने से पहले डिपॉजिट करना पड़ता है। रिसेप्शनिस्ट फी बताता है 10,000 कॉइन्स पर पर्सन। काइल बिना पसीना बहाए अपनी जेब से 5 जाल्स कॉइन्स निकाल कर रख देता है। इतने की वैल्यू सबकी फीस कवर करने के लिए काफी थी। यह देख रिसेप्शनिस्ट तुरंत ग्रुप को अंदर ले जाता है। अंदर उनका स्वागत खुद शॉप ओनर फेस्बा करता है। सेलोनिया सिल की नजर तुरंत कुछ वेपन्स पर पड़ती है और वह एक्साइटेड होकर बोल उठती है, ओह, ये तो वही वेपन्स हैं जो मेरे जमाने में उस सो कॉल्ड ग्रेट स्मिथ ने बनाए थे। ऑनेस्टली वो इतना अच्छा क्राफ्ट्समैन था ही नहीं। काइल घबराकर उसकी बात काट देता है और हंसते हुए कहता है, माफ करना, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है इसकी। फिर उसे स्नैक्स देकर डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। काइल सीधे बेस्ट आर्मर देखने जाता है। काइल बिना हैगलिंग किए तुरंत आर्मर खरीद लेता है। फिर वह अपने दोस्तों से कहता है, तुम सब भी अपनी जरूरत की चीजें ले लो, जर्नी लंबी होने वाली है। ली एक हेवी गॉन्टलेट खरीद लेती है। ओजा एक एमुलेट लेती है जिसमें स्पिरिट स्टोन जड़ा होता है। और थेरॉन एक आर्मर खरीदने के बाद रिसेप्शनिस्ट पर ही लाइन मारना शुरू कर देता है। बेचारा रिसेप्शनिस्ट उसे क्रीप समझकर भाग खड़ा होता है। काइल इसके बाद फेस्बा से मैजिक स्टोन्स मांगता है। फेस्बा उसे एक ऐसा स्टोन दिखाता है जिसमें एक्सप्लोजन मैजिक स्टोर्ड है। काइल उसे तुरंत ले लेता है और पूछता है, रेप्टाइल लाइक मॉन्स्टर्स पर ज्यादा असर करने वाला मैजिक स्टोन है? तब फेस्बा उसे ब्लिजर्ड मैजिक स्टोन दिखाता है। काइल कहता है, जितने भी स्टॉक में हैं, सारे चाहिए। इसके साथ ही वह हर बॉटल हीलिंग पोशन की भी मांग करता है। फेस्बा की हालत खराब होने लगती है। उसकी आंखों के सामने पेमेंट की माउंटेन बढ़ती जा रही थी और दिमाग सुन्न पड़ गया था। शॉपिंग स्प्री खत्म होने के बाद थेरन थोड़ा टेंस हो जाता है और कहता है, इतना बड़ा खर्चा देखकर शहर में हमारे बारे में गंदी रूमर्स फैल जाएंगी। लेकिन काइल मुस्कुराकर जवाब देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कल ही कैपिटल छोड़ रहे हैं। यह सुनकर थेरॉन घबरा जाता है और तुरंत बार्स की ओर भागता है गर्ल्स पिक करने के लिए। दूसरी तरफ ली और ओजा मिलकर सिटी एक्सप्लोर करने निकल जाती हैं। सिल अभी भी स्नैक्स खाने पर तुली हुई थी, लेकिन काइल उसे रोक देता है और कहता है कि उसे प्राइवेट में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। दोनों होटल रूम में पहुंचते हैं और वहां काइल सीरियस होकर पूछता है, सिल, क्या सच में फ्यूचर बदला जा सकता है? सिल थोड़ा सोचकर उसे बताती है कि जब वह पास्ट में ट्रैवल करके आया तो उसने एक्चुअली एक अलग यूनिवर्स में कदम रखा। फ्यूचर इवेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं होंगे, लेकिन बड़े इंसिडेंट्स वही रहेंगे, जैसे 3 साल बाद होने वाला ग्रेट डिमोनिक इन्वेजन। लेकिन अगर वे एफर्ट डालें तो स्मॉल आउटकम्स और कुछ मेजर रिजल्ट्स भी बदले जा सकते हैं। यह सुनकर काइल को थोड़ा रिलीफ मिलता है। अचानक उसके दिमाग में लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। अगर मैं डिवाइन ड्रैगन का हार्ट लेकर इस दुनिया में आया हूँ तो इस यूनिवर्स का वर्जन अभी भी डीमन किंग के पास होगा। सिल उसकी चिंता सुनकर बोलती है, मेरे पास एक थ्योरी है। हमारी ईरा में सबसे टैबू फॉरबिडन स्पेल सोल फ्यूजन थी, जिसमें सोल्स को फ्यूज करके मैजिक पावर बढ़ाने की कोशिश होती थी। हमने बहुत रिसर्च किया लेकिन सक्सेस नहीं मिली। अब सोचो, इस वर्ल्ड के ओरिजिनल काइल की सोल का क्या हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली
तुम तो दूसरे वर्ल्ड से आए हो। काइल शॉक में आ जाता है। उसे अचानक समझ आता है कि उसकी सोल इस वर्ल्ड के काइल की सोल के साथ फ्यूज हो चुकी है। सिल मुस्कुराकर कहती है, तुमने वो सोल फ्यूजन हासिल कर लिया है जिसे मेरी एम्पायर के सबसे जीनियस रिसर्चर्स भी अचीव नहीं कर पाए। अब काइल को क्लैरिटी मिलती है, उसकी मैजिक पावर इतनी इंक्रीज क्यों हुई थी। वह पूछता है, साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे ना? और सिल कंधे उचकाकर कहती है, कभी हुआ ही नहीं तो कोई जानता भी नहीं। रात होते ही ली और ओजा एक रूम शेयर करती हैं। ली तुरंत सो जाती है, लेकिन एल्फ ब्यूटी बालकनी में मूनलाइट सोक करते हुए वाइन सिप करती है। वह सोचती है कि ये शॉर्ट ट्रिप उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके विचार काइल पर टिक जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वह मुस्कुरा रही है सिर्फ उसके बारे में सोचकर। तभी अचानक उसे याद आता है आज फुल मून की रात है और उन्हें एक स्पेशल सेरेमनी परफॉर्म करनी थी। इधर काइल वुड्स में इंटेंस ट्रेनिंग सेशन के बाद हेवी ब्रेथ्स ले रहा था। वह सिल से कैजुअली बातें कर रहा था। तुम्हारी सोर्ड तो इंसेन है, मैंने जितनी भी मिथ्रिल सोर्ड्स इस्तेमाल की उनके सामने ये कुछ भी नहीं। लेकिन सिल काम होकर कहती है, ये सोर्ड मिथ्रिल की नहीं बनी है। इससे पहले कि वह आगे एक्सप्लेन करे, उजा अचानक भागती वहां पहुंचती है। काइल हैरान होकर पूछता है, व्हाई आर यू इन सच अ हरी? उजा ऑलमोस्ट पैनिक्ड होकर कहती है, आज फुल मून की रात है, हमें अभी कॉन्ट्रैक्ट रिचुअल करना होगा ताकि मेरा ट्रू नेम सेफ रहे। काइल अपना सिर पकड़ लेता है, वह पूरा रिचुअल भूल चुका था। थकान से हारा हुआ वह कहता है, ओजा क्या इसे कल कर सकते हैं? मैं अभी बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। लेकिन ओजा गुस्से और डर से बोलती है, नहीं, इसे डिले नहीं कर सकते। अगर आज मिस किया तो हमें एक पूरा महीना और वेट करना पड़ेगा, एंड बाय देन माय ट्रू नेम विल बी एक्सपोज्ड। काइल थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रिलक्टेंटली मान जाता है। उजा डीप ब्रेथ लेकर ग्राउंड पर एक इंट्रिकेट मैजिक सर्कल बनाना शुरू करती है। यह वही रिचुअल था जो नॉर्मली दो एल्व्स की शादी में किया जाता है, जहां दोनों एक दूसरे को अपना ट्रू नेम बताते हैं और लाइफ लॉन्ग साथ निभाने की कसम खाते हैं। जब काइल ने यह सजेस्ट किया था तो उजा का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा था। आज भी वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सिर्फ एक महीने पहले मिले इस इंसान के साथ वह मैरिज रिचुअल जैसा कुछ करने वाली है। सर्कल कंप्लीट होने के बाद वह काइल को जेंटली जगाती है और कहती है, अब अंदर आओ। काइल स्टेप करके सर्कल में एंट्री करता है और ओजा मंत्र एक्टिवेट करती है। चमकती हुई रून्स पूरे ग्राउंड पर फैल जाती हैं। रिचुअल शुरू हो चुका था। ओजा गंभीर होकर पूछती है, काइल क्या तुम कसम खाते हो कि मेरा ट्रू नेम किसी से शेयर नहीं करोगे और न ही उसे किसी बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करोगे? काइल तुरंत अफर्म करता है। ओजा सॉफ्टली कहती है, तो कॉन्ट्रैक्ट यहीं कंप्लीट हो गया। लेकिन तभी काइल को लास्ट टाइम की याद आती है। अचानक इम्पल्स में वह ओजा को किस कर देता है। ओजा एक पूरे सेकंड तक उस मोमेंट का मजा लेती है, लेकिन फिर उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह फ्लस्टर्ड होकर उसे पुश कर देती है। यू मोलेस्टर, हाउ डेयर यू किस मी? काइल ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, वेट, मुझे लगा कॉन्ट्रैक्ट सील करने के लिए किस करना होता है। ओजा ऑलमोस्ट शाउटिंग में जवाब देती है, दैट्स ओनली फॉर वेडिंग्स। काइल शीपिशली कहता है, तो फिर इसे एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट मान लेते हैं। और उसी पल ओजा स्नैप कर जाती है और उस पर फायर मैजिक फेंक देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग काइल और ओजा दोनों की आंखों में नींद साफ झलक रही थी, थैंक्स टू लास्ट नाइट्स इंसिडेंट। वहीं थेरन भी हाफ डेड लग रहा था क्योंकि पूरी रात उसने गर्ल्स को इम्प्रेस करने की कोशिश की और हर बार रिजेक्शन मिला। काइल उसे इग्नोर करके उर्जा की तरफ मुड़ता है और पूछता है, अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तो क्या तुम फिर भी हमारे साथ ट्रैवल करोगी? उर्जा काम होकर कहती है, मुझे करना ही होगा क्योंकि तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुमने मेरा ट्रू नेम कैसे सीखा। काइल को ये सुनकर राहत मिलती है। तभी ली उसे उसके रोमांटिक डे ड्रीम से बाहर खींच लेती है और पूछती है, बाय द वे, हम आर्चन क्यों जा रहे हैं? काइल पैनिक में पड़ जाता है। वह ट्रूथ नहीं बता सकता तो जल्दी से बहाना बनाता है। सिल को वेगली फ्यूचर दिखता है और उसने कहा कि हमें आर्चन जाना चाहिए। जर्नी जारी रहती है और जल्द ही वे सिटी ऑफ आर्चन पहुंचते हैं। कोइंसिडेंटली वहां उसी वक्त प्रिंसेस मिलेना ऑफ द जर्गस एम्पायर भी ऑफिशियल बिजनेस पर आई हुई थी। लोग बड़ी संख्या में उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए और नेचुरली काइल और उसके दोस्त भी भीड़ में शामिल हो गए। मिलेना अपनी काइंडनेस और ग्रेस से सबका दिल जीत लेती है, लेकिन काइल की निगाहें सिर्फ एक शख्स पर टिकी थीं, उसके बॉडीगार्ड जेंटोस पर। वही जेंटोस जो उसकी पास्ट लाइफ में उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। जेंटोस भी उसकी नजरें महसूस करता है, लेकिन फिलहाल वह कोई एक्शन नहीं लेता। मीनवाइल सिल धीरे से काइल से पूछती है, क्या यही वो प्रिंसेस है जिसके बारे में तुमने पहले बात की थी? काइल गंभीर होकर सिर हिलाता है, हाँ, और 2 दिन बाद वो मरने वाली है। लेटर अपने कमरे में काइल सिल को डिटेल में बताता है, मिलेना यहाँ उन विलेजेस को कॉन्डोलेंस देने आई है जिन पर हाइड्रा मॉन्स्टर ने हमला किया था, लेकिन 2 दिन बाद जब वह पास के एक और विलेज जाएगी तो हाइड्रा उन पर फिर से हमला करेगा और उसी हमले में प्रिंसेस मिलेना की मौत हो जाएगी। सारे लोग सोचेंगे कि ये ट्रेजेडी सिर्फ प्रिंसेस माइला की बैड लक थी, लेकिन काइल कोल्डली सोच रहा था कि असली वजह प्रिंसेस की स्टूपिडिटी है। जब किसी जगह मॉन्स्टर अटैक कर रहा हो तो वहाँ कदम ही क्यों रखना, उसके माइंड में यही गूंज रहा था। सिल काम होकर कहती है, या फिर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो सकता है। काइल को अचानक याद आता है वो रूमर कि माइला के हाफ ब्रदर प्रिंस कारिनस ही इसके पीछे था। प्रूफ कभी नहीं मिला, लेकिन सस्पिशन जरूर था। और संयोग देखो,
वही प्रिंस अभी इसी शहर में मौजूद था, पर वो इतना पथेटिक शट इन है कि लोगों को अपना चेहरा तक नहीं दिखाता, बस तुम लोगों की तरह जो कमरे से बाहर निकलते ही नहीं। काइल मन ही मन तंज कसता है। वेल, मोटिव्स जो भी हों, काइल को परवाह नहीं। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, प्रिंसेस को बचाना और शुरुआत से ही खुद को हीरो के रूप में एस्टैब्लिश करना। लेकिन वो जानता था कि सब कुछ नेचुरल और ऑर्गेनिक लगे, जैसे सही वक्त पर वह इंस्टिंक्टिवली मदद के लिए दौड़ पड़ा हो। तभी उसका डिमिट पार्टनर थियोन कमरे में घुस आता है। बुरी खबर, मैं प्रिंसेस मीला की शेड्यूल का पता नहीं लगा सका। काइल भौं चढ़ाता है। तू उसकी शेड्यूल क्यों ढूंढ रहा था? थियोन ड्रीमी अंदाज में चेस्ट ठोकता है। क्योंकि मैं उसे खतरे से बचाकर उसके दिल में स्पार्क्स ऑफ रोमांस जलाना चाहता हूँ। काइल अपने ही दिमाग पर फेस पाम करता है। सो बेसिकली मेरा प्लान और इस होपलेस इडियट का प्लान सेम निकला। थियोन फिर कॉन्फिडेंटली कहता है, गेट इन लाइन बडी, सॉरी, प्रिंसेस मिलेना पर मैंने पहले ही डिब्स मार दिए हैं। काइल ड्राई टोन में जवाब देता है, रिलैक्स, है हैंडल करने के लिए। लेकिन फिर वह सच रिवील कर देता है। असल में मिला सचमुच डेंजर में है और प्रिडिक्टेबली ब्लेम डाल देता है सिल की प्रोफेसी एबिलिटी पर। थियोन बिना सवाल किए उसे मान लेता है और तुरंत घोषणा करता है, परफेक्ट, तब तो मैं बस प्रिंसेस को स्टॉक करता रहूंगा। उसके फेस पर क्रीपी कॉन्फिडेंस था, क्योंकि विमेन को स्टॉक करने में मैं एक्सपर्ट हूँ। काइल अंदर ही अंदर प्रार्थना करता है कि यह इडियट उसके प्लान्स खराब न कर दे। नेक्स्ट डे जैसे ही प्रिंसेस मैलिया का कॉन्वॉय टाउन से निकलता है, काइल और उसके दोस्त झाड़ियों में छुपकर उसे ऑब्जर्व करते हैं। गर्ल्स टेंशन में पूछती हैं, लेकिन हम कॉन्वॉय को बिना नोटिस हुए फॉलो कैसे करेंगे? तभी सिल कामली कहती है, वह ढका हुआ है। और फिर फ्लैश ऑफ लाइट, वह शेप शिफ्ट होकर हॉक बन जाती है। सब लोग लिटरली दंग रह जाते हैं। सिल हवा में उड़ते हुए समझाती है, असल में मैं सिर्फ एक जेमस्टोन हूँ काइल की तलवार में। मेरा फिजिकल बॉडी तो बस मैजिक प्रोजेक्शन है, सो नेचुरली मैं अपनी फॉर्म ऑल्टर कर सकती हूँ। अब वो ऊंचाई से माइलिया के कॉन्वॉय पर नजर रखती है और काइल की सोर्ड के जेमस्टोन में उसका पीओवी सबको दिखाई देता है। सिल ने सबको टोका और कहा कि ध्यान दो, क्योंकि कॉन्वॉय में हालात खराब होने लगे हैं। तभी सब देखते हैं कि कॉन्वॉय के ड्राइवर्स अचानक अपने ही गार्ड्स पर हमला कर रहे हैं। हालात और बिगड़ते हैं जब वो लोग एक अजीब सा रिचुअल शुरू कर देते हैं ताकि मॉन्स्टर्स समन कर सकें। काइल को तुरंत समझ आता है कि अब उसे खुद बीच में कूदना होगा। जब तक वह कॉन्वॉय तक पहुंचता है, गार्ड्स पहले ही हार चुके होते हैं। जैसे ही ड्राइवर्स उसे देखते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन काइल अपनी स्पीड बूस्ट स्किल एक्टिवेट करता है और बिजली की तरह उन सबको बेहोश कर देता है। फिर वह जल्दी से उन ट्रेटर्स को बांध देता है ताकि बाद में इंटरोगेशन में काम आ सके। उधर थियोरन कैरेज तक पहुंचता है और चेक करता है कि प्रिंसेस माइलिया अभी भी जिंदा है, लेकिन बेहोश। काइल उसे आदेश देता है कि वो प्रिंसेस के पास रहकर उसकी रक्षा करे। तभी अचानक एक हाइना मॉन्स्टर थियोरन पर झपटता है, लेकिन काइल तुरंत उसे काटकर खत्म कर देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि देखते ही देखते पूरा हाइना पैक को घेर लेता है। काइल और लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाइनाज अनकॉन्शियस गार्ड्स पर भी हमला करने लगते हैं। काइल जल्दी से थियोन से पूछता है कि क्या वो कैरेज चला सकता है, लेकिन थियोन घबराकर बताता है कि रेन्स पहले ही काट दी गई हैं और उसे दोबारा कसना होगा। जैसे ही सब हालात को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। काइल का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह सबको बताता है कि हाइड्रा आ रहा है। वह तुरंत आदेश देता है कि सबकी टॉप प्रायोरिटी प्रिंसेस की सेफ्टी होनी चाहिए। वह कहता है कि थियोन और बाकी लड़कियां माइलिया को लेकर तुरंत वहां से निकल जाएं और हाइड्रा से वह अकेले लड़ेगा। लड़कियां पहले तो मना करती हैं, लेकिन काइल उन्हें भरोसा दिलाता है कि यह कोई रेकलेस कदम नहीं है और उसके पास जीतने का तरीका है। एर्जा आखिरकार उसकी बात पर विश्वास करती है और काइल अकेला हाइड्रा की तरफ दौड़ पड़ता है। सिल घबराकर पूछती है कि क्या वह सच में इतने ताकतवर मॉन्स्टर को अकेले हरा पाएगा। काइल आत्मविश्वास से कहता है कि यह सब हाइड्रा के सिरों की गिनती पर निर्भर करता है। अगर 3 सिर का हाइड्रा हुआ तो वह आसानी से हरा देगा। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर सामने आता है, उसकी सांस अटक जाती है। यह कोई 3 सिर वाला हाइड्रा नहीं था, बल्कि एक विशालकाय 8 सिर वाला हाइड्रा खड़ा था। काइल अंदर ही अंदर घबरा जाता है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। हाइड्रा के सिर एक एक करके उस पर वार करते हैं, लेकिन काइल अपनी एजिलिटी और स्पीड की मदद से उन सभी हमलों को चकमा दे देता है। तभी हाइड्रा अपने मुंह खोलकर जहरीली सांस छोड़ता है। जहरीली हवा के संपर्क में आते ही आसपास के पौधे और पेड़ काले होकर मर जाते हैं। काइल तुरंत अपनी रोब को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। वो पूरी तरह सुरक्षित बच जाता है। काइल तेजी से अपना बैग खोलता है और उसमें से एक ब्लिजर्ड मैजिक स्टोन निकालकर हाइड्रा की तरफ जोर से फेंक देता है। पत्थर के लगते ही चारों तरफ बर्फीली ठंड फैल जाती है। मौका पाते ही काइल एक और एक्सप्लोजन मैजिक स्टोन निकालकर हाइड्रा पर फेंकता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि हाइड्रा की मोटी स्केली बॉडी पर एक गहरी दरार बन जाती है। लेकिन तभी हाइड्रा फिर से जहरीली सांस छोड़ता है। काइल अपनी रोब को शील्ड की तरह पकड़कर उसे रोक लेता है और उसी समय तेजी से अपनी तलवार चलाकर हाइड्रा का एक सिर काट देता है। लेकिन हाइड्रा का सिर तुरंत दोबारा उगाता है। काइल बार बार वही स्ट्रैटेजी दोहराता है, बार बार सिर काटता है और बार बार वो फिर से उगाते हैं। धीरे धीरे उसकी सारी ब्लिजर्ड स्टोन्स भी खत्म हो जाती हैं और हाइड्रा अभी भी उतना ही ताकतवर खड़ा है। तभी काइल ठान लेता है कि अब एंड गेम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वह अपनी सुपर स्पीड स्किल एक्टिवेट करता है और हाथ में छिपाकर एक और एक्सप्लोजन स्टोन लेकर
हाइड्रा की तरफ दौड़ पड़ता है। हाइड्रा उसकी इस लाइटनिंग फास्ट स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाता और काइल सीधा उसके सीने को चीरकर अंदर तक घुस जाता है। वह घाव को चौड़ा करता है और जल्दी जल्दी एक्टिवेटेड एक्सप्लोजन स्टोन्स हाइड्रा के शरीर के अंदर ठूंस देता है। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह बाहर निकल पाए, हाइड्रा का एक सिर उसे जोर से पटक देता है। काइल बुरी तरह घायल होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उठ खड़ा होता है। हाइड्रा उसकी तरफ गुस्से से बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अंदर भरे हुए एक्सप्लोजन स्टोन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। एक जबरदस्त धमाका होता है और हाइड्रा का पूरा शरीर 3 अलग अलग दिशाओं से उड़ा दिया जाता है, मानो किसी ओवर ड्रामेटिक इंडियन टीवी सीरियल का क्लाइमैक्स चल रहा हो। हाइड्रा का मांस और खून चारों तरफ बिखर जाता है। सिल तुरंत सार्कास्टिकली कहती है कि काइल को मूव पहले ही कर लेना चाहिए था। उधर उर्सा और बाकी लड़कियां भी बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म करके काइल को सपोर्ट करने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन इससे पहले ही काइल वहां वापस आ जाता है। वह कहता है कि हाइड्रा वाकई टफ अपोनेंट था, लेकिन इतना भी ताकतवर नहीं कि उसे हरा सके। लड़कियां पहले तो खुशी जताती हैं, लेकिन अगले ही पल नाक पकड़ लेती हैं और एक साथ बोल पड़ती हैं कि काइल पूरे का पूरा बर्न्ड हाइड्रा मीट की तरह बदबू मार रहा है। वो कहती हैं कि वह नहाए बिना उनके पास ना आए। काइल थोड़ा डिसहार्टेंड हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सब उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उसे सिर्फ नहाने की सलाह मिली। खैर, वह पास के नदी में जाकर नहा लेता है। इस बीच थियॉन अब भी कैरेज को यूजेबल बनाने में जुटा होता है और प्रिंसेस मेलिया अपने सेवकों समेत बेहोश पड़ी रहती है। काइल को शक होता है कि शायद उन सबको पॉइजन दिया गया है, इसलिए वह लड़कियों से एंटीडोट देने को कहता है। तभी थियॉन उसे एक पाउच लाकर देता है जो उसे पास में पड़ा मिला था। काइल पाउच देखते ही समझ जाता है कि ये वही ऑब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल मॉन्स्टर्स को समन करने के लिए किया गया था। इसका मतलब साफ है, ये सब किसी असैसिनेशन अटेम्प्ट का हिस्सा था जिसे मॉन्स्टर अटैक की तरह डिस्गाइज किया गया था। जैसा कि शक था, सच भी वही निकला। प्रिंस काइस ही इस पूरे असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे था और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मिलना का वफादार दिखने वाला बॉडीगार्ड जेंटोस भी उसके साथ मिलकर काम कर रहा था। जब उन्हें काइल द्वारा उनकी चाल नाकाम किए जाने की खबर मिलती है तो जेंटोस गुस्से में आकर तुरंत एक और स्क्वाड भेजने का फैसला करता है। उधर जंगल के भीतर अब शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे मीला को होश आता है। आंखें खोलते ही वह डिसबिलीफ में बुदबुदाती है कि वह अभी भी जिंदा है। उर्जा उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन मीला कहती है कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह दोबारा जाग पाएगी। इससे पहले कि काइल कुछ बोले, थेरॉन बीच में कूद पड़ता है और सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी ये हरकत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि ली का एक सॉलिड सकर पंच उसे तुरंत बेहोश कर देता है। अब काइल औपचारिक रूप से मीला को अपना और अपनी टीम का परिचय देता है। वह कहता है कि वे बस ट्रैवलिंग एडवेंचरर्स हैं, जिन्होंने उसका कॉन्वॉय हमले में घिरा देखा और मदद के लिए दौड़ पड़े। तभी मीला की वफादार मेड आर्का को भी होश आता है। जैसे ही वह स्थिति समझती है, वह तुरंत मीला और काइल के बीच आकर उसे एक अजनबी से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन मीला उसे आश्वासन देती है कि काइल और उसकी टीम ही उनके असली रक्षक हैं, इसलिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। मीला बाहर का हाल जानने के लिए कैरेज से उतरती है। काइल उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हालात अभी भी अगली हैं, लेकिन मीला को कोई परवाह नहीं होती। जैसे ही वह बैटलफील्ड पर कदम रखती है, उसका पूरा डिमीनर बदल जाता है। वह काम प्रिंसेस से एक शार्प कमांडिंग लीडर बन जाती है। वह तुरंत डेड ड्राइवर्स के शवों को इंस्पेक्ट करना शुरू करती है। काइल उसे बताता है कि यही वही लोग थे जिन्होंने गार्ड्स को मार डाला था जब तक कि वह वहां पहुंचा। उसी समय सिल आकर काइल को इन्फॉर्म करती है कि एक स्क्वाड ऑफ रॉयल नाइट्स सीधा उनकी ओर बढ़ रहा है। काइल तुरंत मीला को यह जानकारी देता है। यह सुनते ही मीला घबरा जाती है और कहती है कि उन्हें तुरंत भागना होगा। अगर रॉयल नाइट्स ने उन्हें यहाँ पा लिया तो वे न सिर्फ उसे बल्कि काइल और उसकी पूरी टीम को भी मार डालेंगे। काइल हैरान होकर पूछता है कि आखिर उसके ही किंगडम के लोग उसे क्यों मारना चाहेंगे। मीला गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, क्योंकि मुझे मारना चाहता है जेंटोस। वह अपनी मेड आर्का को आदेश देती है कि सभी शवों को तुरंत जला दो, ताकि रॉयल गार्ड्स को बॉडीज में उसे ढूंढने में वक्त बर्बाद करना पड़े। हमें जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतनी ज्यादा चांसेस होंगी बच निकलने की। वह आर्का को कैरेज ड्राइव करने को भी कहती है। साथ ही काइल और उसकी टीम को अपने साथ आने का प्रस्ताव देती है। वादा करती है कि वह सब कुछ डिटेल में समझाएगी। इसके बाद मिला मॉन्स्टर समनिंग पाउच को भी आग में फेंक देती है, यह सोचकर कि जब पाउच एक्टिवेट होगा और मॉन्स्टर्स निकलेंगे तो वह रॉयल नाइट्स को और भी देर तक रोक पाएंगे। अब कैरेज के अंदर काइल मिला से सीधे सवाल करता है, क्या ये सच है कि जेंटोस, जो कि रॉयल नाइट्स की 2nd बटालियन का कमांडर है, वही तुम्हें मारना चाहता है? मिलना गंभीर स्वर में सिर हिलाती है और सबको बताती है कि हाँ, जेंटोस सचमुच उसे मारना चाहता है। लेकिन इतना ही नहीं, वह उसके सौतेले भाई केस के साथ भी मिल चुका है। ये सुनकर थेरॉन और ओजा के होश उड़ जाते हैं। रॉयल फैमिली के अंदर का यह झगड़ा उनके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन काइल अब भी मानने को तैयार नहीं था कि इतना रिस्पेक्टेड और भरोसेमंद दिखने वाला जेंटोस किसी राजकुमारी के खिलाफ साजिश कर सकता है। मिलना ठंडी सांस लेते हुए कहती है कि उसे कोई शक नहीं है, क्योंकि उसने ये बात सीधे जेंटोस के मुंह से सुनी थी। वह समझाती है कि कल रात उसके पीने के लिए जो भी ड्रिंक लाई गई थी उसमें स्लीपिंग मेडिसिन मिला हुआ था। जब वह धीरे धीरे बेहोशी में जा रही थी, तब उसने साफ साफ देखा और सुना कि जेंटोस और करीना
आपस में बात कर रहे थे। करीना ने कहा था वह अगले शाम तक नहीं जागेगी, तब तक उसका शरीर किसी मॉन्स्टर के पेट में होगा, और वहीं से यह बिट्रेयल शुरू हुआ। काइल अब भी शेकन है। वह कहता है कि अगर जेंटोस का पहला प्लान फेल हो गया है तो वह जरूर अपने अगले कदम पर मूव कर चुका होगा। मिलना सहमति जताती है। काइल आगे कहता है कि अगर जेंटोस उसे मारने में सफल होता है तो ब्लेम सीधा उसके पार्टी पर जाएगा। तब किंगडम को लगेगा कि काइल और उसके साथी ही असैसिन्स हैं। इससे न सिर्फ उनकी जान खतरे में पड़ेगी बल्कि उन्हें विलेंस बना दिया जाएगा। अगर वे उसे छोड़ भी दें तो भी जेंटोस उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। मिलना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि कम से कम काइल इतना समझदार तो है कि वह उसकी प्लानिंग को समझ पाया। फिर वह साफ कहती है अब हमें साथ मिलकर सरवाइव करना होगा, और वादा करती है कि अगर वे उसे सुरक्षित कैपिटल तक पहुंचा दें तो वह उन्हें बड़ा रिवॉर्ड देगी। लेकिन काइल शांत स्वर में कहता है हमें न धन चाहिए न स्टेटस, हमारे लिए ऑनर और फेम ही काफी है। यह सुनकर मिलना थोड़ी इम्प्रेस्ड होती है। इसके बाद मिलना स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन शुरू करती है। वह कहती है कि अगर वे इंतजार का खेल खेलें तो एडवांटेज उनके पास है, क्योंकि 5th बटालियन अगले दिन आर्चन शहर पहुंचने वाली है। जैसे ही वे पाएंगे कि मिलना गायब है वे तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ेंगे। 5वीं बटालियन की ताकत दूसरी बटालियन के बराबर है, और अगर कभी दोनों बटालियंस टकराते हैं तो बदनामी और नुकसान सीधा जेंटोस पर जाएगा। थेरन एक आइडिया देता है, हम लोग पास के विलेज में छिप सकते हैं जब तक रीइंफोर्समेंट्स न आ जाएं। लेकिन काइल तुरंत उसकी बात काटता है और कहता है कि ये बेहद मूर्खता होगी। जेंटोस विलेज को पूरा जला देगा सिर्फ हमें खत्म करने के लिए। उस प्रोसेस में सैकड़ों इनोसेंट लोगों की जान जाएगी और हमारी चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी कम हो जाएंगी। काइल फिर अपनी प्लान रखता है, हमें वापस जाकर आर्चन पहुंचना होगा। वहाँ हजारों लोग रहते हैं। जेंटोस वहाँ इतनी बड़ी भीड़ के बीच हमें आसानी से एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। मास पॉपुलेशन में हमारी सेफ्टी कहीं ज्यादा है। मिलना काइल की प्लान सुनकर थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है कि अगर वे आर्चन की ओर लौटते हैं तो जरूर परस्यूअर्स से टकरा जाएंगे। लेकिन काइल काम रहते हुए जवाब देता है कि उन्हें जब भी फेस करना होगा वे उसी वक्त हैंडल कर लेंगे। कैरेज थोड़ी देर के लिए रुकती है और ग्रुप जरूरी सामान स्टॉक करता है। इसी बीच काइल सिल को रिकॉन मिशन पर भेजता है। कुछ समय बाद सिल लौटती है और बताती है कि नाइट्स पास आ रहे हैं, लेकिन जेंटोस खुद उनके साथ नहीं है। यह सुनकर काइल मुस्कुरा देता है और कहता है वो चीजें बहुत आसान बनाता है। मिलना उसकी इंटेलिजेंस सोर्ड की एबिलिटीज देखकर हैरान रह जाती है, और जब उसे पता चलता है कि काइल की पार्टी के पास ढेर सारे मैजिक स्टोन्स भी हैं तो उसका आश्चर्य और बढ़ जाता है। तभी ली उसे एक बॉक्स थमा देता है जिसमें टॉप क्लास हीलिंग पोटियंस रखे हैं। वह कहता है अगर कभी घायल हो जाओ तो इनमें से एक पी लेना। दूसरी ओर महल में प्रिंस काइस गुस्से से तिलमिलाया हुआ है। जेंटोस की असफलता पर वह टैंट्रम फेंकता है, लेकिन जेंटोस शांत स्वर में उसे समझाता है कि उसने पहले ही नए लोग भेज दिए हैं जो मिलना को मार देंगे। वही काम पूरा करेंगे जो मॉन्स्टर्स नहीं कर पाए। करीना गुस्से में कहती है कि जेंटोस को खुद वहां जाकर प्रिंसेस को खत्म करना चाहिए, लेकिन जेंटोस साफ मना कर देता है। वह समझाता है कि अगले दिन जब 5th बटालियन अर्चन पहुंचेगी और मिलना को गायब पाएगी तो वे सीधे उस पर शक करेंगे और इंटेरोगेट करेंगे। काइस यह सुनकर पीछे हट जाता है। जेंटोस उसे आश्वस्त करता है इस बार मैं किसी भी हालत में फेल नहीं होऊंगा। इधर जंगल में नाइट्स मिलना की कैरेज को अपनी ओर आते देख लेते हैं। वाइस कैप्टन तुरंत कमांड देता है, घोड़ों को निशाना बनाओ और कैरेज रोक दो। सभी नाइट्स फॉर्मेशन में आकर एम सेट करते हैं, लेकिन अचानक आसमान से कुछ मैजिक स्टोन्स उनके सामने गिरते हैं। एक पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्या है, और तभी भीषण धमाके होते हैं लगातार और स्टोन्स ऊपर से गिरते रहते हैं। वाइस कैप्टन हड़बड़ाकर अपने लोगों को फॉर्मेशन में लौटने का आदेश देता है, लेकिन तभी काइल पूरी स्पीड से कैरेज को उनकी ओर दौड़ाता है। वाइस कैप्टन आखिरी पल में लुढ़क कर बचता है और चिल्लाता है फायर फायर एट देम। कैरेज पर काइल की मदद के लिए ओजा और थेरन भी अटैक शुरू कर देते हैं और रास्ता साफ करते जाते हैं। उनकी टीम बिना ज्यादा मुश्किल के नाइट्स को पीछे छोड़ देती है और सेफ जोन तक पहुंच जाती है। वहां सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक कैरेज जोर से झटका खाती है और रुक जाती है। सब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि दुश्मनों के बीच से निकलते वक्त कैरेज का एक व्हील टूट चुका है। उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। मजबूरन सबको पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। इस बार ली मिलना और उसके अटेंडेंट को लीड करता है। काइल पीछे खड़े होकर ओजा से कहता है किसी को पीछे रहकर नाइट्स को रोकना होगा। अगर वे हमसे तेज आर्चन पहुंच गए तो सिटी गेट्स पर हम फंस जाएंगे। ओजा गुस्से में उसे घूर कर कहती है ये बहुत डेंजरस है, लेकिन काइल काम रहते हुए जवाब देता है अब सिर्फ 30 नाइट्स बचे हैं हमारे पिछले अटैक्स के बाद, हम संभाल सकते हैं। ओजा और नाराज हो जाती है, फिर से अपनी जान दांव पर लगाने का सोच भी मत। काइल हल्की मुस्कान के साथ कहता है रिलैक्स, इस बार मैं नहीं रुकने वाला। काइल बिना देर किए थेरॉन को आदेश देता है कि वह रॉयल नाइट्स को स्टॉल करे। थेरॉन रिफ्लेक्सिवली ठीक है कह देता है, लेकिन पूरी तरह समझ भी नहीं पाता कि उसे क्या करने को कहा गया है। अगले ही पल काइल ओजा से कहता है कि वह उन पर विंड स्पेल डाले ताकि वे ज्यादा फास्ट मूव कर सकें। जैसे ही ग्रुप दौड़ना शुरू करता है, थेरॉन रियलाइजेशन में आता है कि वे सचमुच उसे पीछे छोड़ रहे हैं। थेरॉन पैनिक में पड़ जाता है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि वह सचमुच पीछे छूट गया है। जल्द ही नाइट्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन लड़ाई करने की बजाय थेरॉन सफेद झंडा उठाकर सरेंडर कर देता है। वह गिड़गिड़ाता है प्लीज स्पेयर माई लाइफ, ये सब मेरी गलती नहीं थी, सब काइल ने प्लान किया था। मेरे पास जो पैसा है वह ले लो, यहाँ तक कि
मैं तुम्हें वो डंजन का लोकेशन भी बता दूंगा जहां से हमें यह मिला। वाइस कैप्टन उसकी बातों से प्रभावित नहीं होता। उसके सैनिक कैरेज को सर्च करते हैं और एम्प्टी पाते हैं। वाइस कैप्टन तुरंत आदेश देता है कि प्रिंसेस का पीछा जारी रखा जाए और थेरोन को डिस्पोज कर दिया जाए। यह सुनकर थेरोन और ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। वह वाइस कैप्टन से लिपट कर कहता है, प्लीज डोंट किल मी, I'll do anything, even give Gluck 2000 to every night here if you let me live। वाइस कैप्टन गुस्से से भड़क उठता है और खुद उसे खत्म करने का फैसला करता है। इधर ओजा काफी टेंस हो जाती है। वह काइल से कहती है कि नाइट्स उसे जरूर मार देंगे। काइल गंभीर होकर कहता है, मैं चाहता था कि कोई भी मरने की जरूरत न पड़े। ओजा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है, मानो वह सचमुच इसे लेकर सीरियस हो। लेकिन तभी ली रियलाइजेशन में आता है, वेट, हमने उसे बताया ही नहीं कि थेरन एक्चुअली हमारे ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है। बैटलफील्ड पर अचानक सीन पलट जाता है। मरने वाला थेरन नहीं है, बल्कि उसने वाइस कैप्टन को एक ही बार में खत्म कर दिया है। नाइट्स अवाक रह जाते हैं। थेरन कामली बोलता है, बिगेस्ट गाय को मारना ही बैटल शुरू करने का बेस्ट तरीका है। फिर वह अपने ग्लव्स उतारता है और ट्रेनिंग रिंग्स व ब्रेसलेट भी निकाल देता है, जो उसके वेट को 10 गुना बढ़ा रहे थे। अब रिस्ट्रेंट्स हटते ही उसका बॉडी और भी हल्का और तेज हो जाता है। नाइट्स हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थेरन एफर्टलेस स्पीड से उन्हें काट कर गिरा देता है। फिर वह एक मैजिक स्टोन घोड़ों की तरफ फेंकता है। धमाके से हॉर्सेस बेकाबू होकर भाग जाते हैं और नाइट्स स्ट्रैंडेड रह जाते हैं। थेरन मुस्कुराता है और कुछ और सोल्जर्स को मार गिराता है। फिर वह अचानक अपना स्वॉर्ड गिरा देता है और कहता है, माय मिशन वाज टू स्टॉल यू, नॉट टू किल एवरीवन। अब तुम्हारा लीडर मर चुका है और हॉर्सेस भी भाग चुके हैं। तुम प्रिंसेस को कभी कैच नहीं कर पाओगे। अगर बेवजह अपनी जान रिस्क करना चाहते हो तो फाइट जारी रखो, वरना अभी चले जाओ। नाइट्स आपस में नजरें मिलाते हैं और आखिरकार समझ जाते हैं कि वे जीत नहीं सकते। वे पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन यह सब थेरॉन का गेम था। जैसे ही नाइट्स पीठ घुमाते हैं, वह कुछ एक्सप्लोजन स्टोन्स उनकी तरफ फेंक देता है। भीषण धमाके होते हैं और बचे खुचे नाइट्स भी उसकी तेज और रूथलेस स्ट्राइक्स से ढेर हो जाते हैं। थेरन खूनत से सनी बैटलफील्ड के बीच बैठ जाता है, थका हुआ, एग्जॉस्टेड, लेकिन एकदम खामोश। उसने अकेले ही 30 नाइट्स का सफाया कर दिया था। इस बीच शहर में ज़ेंटोस नाइट से अपना लिंक खो देता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि वे भी फेल हो चुके हैं। वह गुस्से से खुद ही मैटर्स अपने हाथ में लेने का निर्णय करता है। कैरन की रक्षा के लिए कुछ नाइट्स को छोड़कर वह अकेले घोड़े पर जंगल की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर सिल उसकी राइड को नोटिस करती है और तुरंत काइल को वार्न करती है, लेकिन ज़ेंटोस भी उसे देख लेता है और एक एनर्जी बॉल फेंककर उसे गिरा देता है। जमीन पर पड़ी सिल कराहते हुए कहती है कि स्ट्रॉन्ग, बहुत स्किल्ड है। यह सुनकर काइल का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ज़ेंटोस सीधा उनकी ओर आ रहा है। वह तुरंत अपने ग्रुप को रोक देता है और ली और ओजा को आदेश देता है, प्रिंसेस की रक्षा करो। अगर हालात बिगड़े तो तुरंत पीछे हट जाना और थेरोन से जाकर मिलना चिंतित होकर पूछती है, आर यू श्योर यू कैन फाइट हिम अलोन? ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स ऑफ आवर किंगडम। काइल गहरी सांस लेकर कहता है, मैं उसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब कोई और ऑप्शन नहीं है। मिलना अचानक उसकी ओर घूर कर देखती है और फिर सवाल करती है, व्हाई डू यू टॉक लाइक यू ऑलरेडी नो ज़ेंटोस पर्सनली? मिलना की आंखों में सवाल तो था, लेकिन वक्त उसके जवाब का नहीं। उसने बस गहरी सांस लेकर कहा, धन्यवाद काइल, तुमने मेरी लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी। काइल ने दृढ़ता से उसकी ओर देखा और बोला, डोंट वरी, I'll return victorious। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी धरती पर पड़ी, ज़ेंटोस बैटलफील्ड पर पहुंचा। उसका घोड़ा जमीन पर थमा और वह भारी कदमों से उतरकर सीधे काइल की ओर बढ़ा। उसकी नजरें ठंडी और तेज थीं। So you're the other one helping the princess? उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा। काइल ने सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि की और तुरंत सवाल किया, Why are you alone? You had more knights with you। ज़ेंटोस ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे और अधिक सैनिक मरने के लिए न हो, क्योंकि यह उन्हें कुछ नहीं चुनता है। I alone am enough to finish this job। काइल ने आखिरी कोशिश की। ज़ेंटोस, सरेंडर। अगर तुम अभी भी पीछे हट जाओ तो मैं प्रिंसेस से कहूंगा कि वह तुम्हें पार्डन कर दें। लेकिन ज़ेंटोस उस बात पर हंसा। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। काइल ने तब गंभीर होकर सवाल किया, Then tell me, why did you try to kill the princess? स्टेटस और वेल्थ तुम्हें इतनी आसानी से बिट्रे करने पर मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन ज़ेंटोस ने चुप्पी साध ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी तलवार उठाकर स्टांस ले लिया। काइल ने भी अपना स्टांस लिया और दोनों ने एक साथ अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्पेल कास्ट किया। जमीन उनके जादुई दबाव से कांपने लगी। एक पल में दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की ओर दौड़े। काइल ने ज़ेंटोस का पहला स्ट्राइक डॉज कर लिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वह असली हमला नहीं था, बल्कि एक इल्यूजन। असली ज़ेंटोस पीछे छिपा हुआ था, लेकिन काइल पहले से प्रिपेयर्ड था। उसने वह हिडन स्ट्राइक भी अवॉइड किया और तुरंत काउंटर अटैक करके ज़ेंटोस की मैजिक शील्ड का एक हिस्सा चीर दिया। ज़ेंटोस की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी ओपनिंग स्ट्राइक कभी किसी ने डॉज नहीं की थी। इम्पॉसिबल, वह बुदबुदाया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि काइल पहले से उसकी फाइटिंग स्टाइल जानता था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में
वही उसका टीचर रहा था। वह पीछे धकेला जा रहा था और जेंटोस लगातार एनर्जी ब्लास्ट्स बरसा रहा था, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। आखिरकार जेंटोस ने फिनिशिंग मूव के लिए चार्ज किया, लेकिन ठीक उसी समय काइल ने उसकी सोर्ड पर पैर रखकर खुद को मोमेंटम से दूर धकेल दिया। जेंटोस की भौहें सिकुड़ गईं। "You dare step on a knight's sword?" उसने गुस्से से कहा। काइल हल्की हंसी के साथ बोला, "I learned it from my master," और तुरंत एक एक्सप्लोजन मैजिक स्टोन उसकी ओर फेंक दिया। लेकिन जेंटोस की रिफ्लेक्सेस गजब की थीं। उसने स्टोन को अपनी तलवार से वापस डिफ्लेक्ट कर दिया। धमाका काइल के करीब हुआ और वह चोटिल हो गया। जैसे ही वह बैलेंस रीजन करने की कोशिश करता है, जेंटोस ने उस पर तेजी से वार किया, लेकिन तभी क्लैश के बीच जेंटोस की तलवार पर दरारें पड़ गईं। उसने भारी आवाज में कहा, "Your weapon, it's far superior to mine." काइल ने आखिरी बार जोर देकर कहा, "जेंटोस, हार मान लो, सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता।" लेकिन जेंटोस ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, "मेरे लिए सबसे अच्छा सरेंडर मरना ही है।" उसकी आंखों में अब बस दृढ़ निश्चय था। उसने स्टांस लिया और उसके शरीर से डरावनी आभा फैलने लगी। हवा भारी हो गई, जमीन तक कांपने लगी। काइल ने भी तलवार मजबूती से पकड़ ली और तैयार हो गया। जेंटोस ने पूछा, "कम से कम अपना नाम बता दो, इससे पहले कि सब खत्म हो।" काइल ने दृढ़ आवाज में कहा, "मेरा नाम काइल है, इसे याद रखना।" इतना कहकर दोनों योद्धा तूफान की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। टकराव में जेंटोस ने काइल का वार रोक दिया, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार काइल के सीने से टकराई, क्लैंग, उसकी तलवार चकनाचूर हो गई। वह डिवाइन ड्रैगन्स हार्ट से टकरा गई थी। जेंटोस का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने बुदबुदाया, "नहीं, असल में कमजोर मैं हूँ।" उसी समय काइल ने अपनी ताकत जुटाई और अंतिम वार किया। उसकी तलवार जेंटोस के सीने को चीर गई। जेंटोस घुटनों के बल गिरा, खून बहने लगा। भारी सांस लेते हुए उसने पूछा, "क्या तुमने मुझे जानबूझकर तलवार रोकने दी ताकि मैं फंस जाऊं?" काइल ने सिर हिलाकर कहा, "नहीं, तुमने हर तरह से मुझे पछाड़ दिया, लेकिन मैं जानता था कि तुम सीधे जान लेने की कोशिश करोगे और मैं उसी के लिए तैयार था।" जेंटोस हल्की मुस्कान के साथ बोला, "तुम अजीब आदमी हो काइल।" फिर आखिरी शब्द निकले, "माफ करना," और उसकी आंखें बंद हो गईं। काइल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तलवार जमीन पर गिरा दी और बोला, "मुझे भी माफ करना। कुछ चीजें इन्हें हैं जिन्हें मुझे हर हाल में बचाना है, चाहे उसके लिए पुराने दोस्तों को ही क्यों न मारना पड़े।" उधर राजमहल में करीनास बेचैनी से टहल रहा था। जेंटोस क्यों नहीं लौटा अब तक? तभी उसने कदमों की आहट सुनी। उसे लगा जेंटोस आ गया, पर सामने आई 5वीं टुकड़ी की सेनापति काइलन। उसने आदेश दिया, "कमरे पर धावा बोलो, राजकुमार को गिरफ्तार करो।" करीनास गुस्से से चीखा, "मुझे छोड़ दो, ये हिम्मत कैसे हुई?" लेकिन तभी दरवाजा खुला और मिला अंदर आई। उसकी आवाज अचानक थम गई। मिला ने ठंडी नजरों से कहा, "केलन, अरेस्ट हिम, पूछताछ करो, और अगर वह विरोध करे तो बल प्रयोग करो।" आदेश मिलते ही महिला योद्धाएं टूट पड़ी। करीनास की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं, जो जल्द ही दर्दनाक चिल्लाहटों में बदल गईं। मीला बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने काइल और उसकी टोली की ओर देखा और बोली, "धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए।" वह उन्हें शाही महल ले गई ताकि सही तरीके से उनका आभार जता सके और उन्हें इनाम दे सके। महल पहुंचते ही थेरोन और सिल का धैर्य टूट गया। सामने सजी दावत और सुंदर कन्याओं को देखकर दोनों बेकाबू हो गए। काइल ने शर्मिंदा होकर कहा, "माफ कीजिए, ये दोनों ऐसे ही हैं।" मिला ने हल्की मुस्कान दी, "कोई बात नहीं।" तभी दरबार का द्वार खुला और स्वयं राजा वहां आए। मिला तुरंत उनकी ओर दौड़ी, मगर गले लगाने की बजाय केवल उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और पूरा दरबार मौन हो गया। मिला ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, "पिताजी, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई है।" उसने काइल और उसके साथियों को राजा से मिलवाया, लेकिन पूरे समूह में केवल काइल ने पूरी शालीनता और सम्मान के साथ राजा को प्रणाम किया। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। तुम लोगों ने मेरी बेटी की रक्षा की है, जीवन भर तुम्हारा रारणी रहूंगा।" फिर उसके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। वह बुदबुदाया, उसने गहरी सांस ली और आदेश दिया, "ये बात बाहर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। राज्य को अफवाहों से बचाना होगा।" काइल ने दृढ़ स्वर में कहा, "हम वादा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपके देश को नुकसान पहुंचे।" कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में एक झूठी आधिकारिक कहानी फैलाई गई। उसमें कहा गया कि मीला और करीनास एक आपदाग्रस्त इलाके की यात्रा पर थे। तभी उन पर खतरनाक राक्षसों ने हमला कर दिया। बहादुर जेंटोस और उनके शूरवीर पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में अपनी जान गंवा बैठे और करीनास इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि अब वह किसी गुप्त स्थान पर उपचार करा रहा है। असलियत छिपा दी गई, केवल इतना सच रखा गया कि काइल ने राजकुमारी की रक्षा की। जल्द ही वह दिन आ पहुंचा जब काइल और उसकी टोली को दरबार में सम्मानित किया जाना था। सैकड़ों लोग किले के प्रांगण में जमा हुए। राजा ने स्वर्णिम मेडल ऑफ ऑनर काइल के गले में डाला और घोषणा की, "यह वही है जिसने राजकुमारी मिला को बचाया। आज से यह हमारा नायक है।" भीड़ जयकारों से गूंज उठी। हर कोई काइल को एक नए हीरो के रूप में स्वीकार कर चुका था, लेकिन सच्चाई ये थी कि खतरा अभी टला नहीं था। मिला की जान अब भी खतरे में थी, क्योंकि असली साजिशकर्ता न तो करीनास था, न ही जेंटोस, बल्कि स्वयं राजा था। यह राजा अपनी बेटी की अद्वितीय प्रतिभा से ईर्ष्या करता था। मिला हर क्षेत्र में उससे श्रेष्ठ थी, राजनीति, युद्ध और जनता का प्रेम। उसे विश्वास था कि जब वह रानी बनेगी तो राज्य का पुनर्निर्माण करेगी। तभी कमरे की खिड़की से एक परछाई अंदर कूदी। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह था काइल, काले लिबास में, मानो कोई हत्यारा। राजा घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन काइल ने तेजी से उसके पीछे जाकर उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वह चीख न सके। फिर उसके कान में फुसफुसाया,
याद है महान आक्रमण की शुरुआत में जब मैंने बॉनो की मदद करने का सुझाव दिया था, तुमने मना कर दिया, सिर्फ अपनी कूटनीतिक श्रेष्ठता दिखाने के लिए। तुम्हारे उस मूर्खतापूर्ण फैसले की वजह से बौने हार गए और दानव सेना ने महाद्वीप के हृदय में प्रवेश कर लिया। कितने राष्ट्र तबाह हो गए और तुम सोचते हो कि मैं इसे भूल जाऊंगा। काइल की आवाज ठंडी हो गई, लेकिन असली झटका मुझे तब लगा जब मरते समय ज़ेंटोस ने तुमसे माफी मांगी। उसी क्षण मुझे सब समझ आ गया। उसने राजा को पीछे से धक्का दिया और बालकनी की ओर धकेल दिया। राजा की टांगें कांपने लगीं। काइल की तलवार उसकी गर्दन के पास थी और उसकी आंखों में आग जल रही थी। यह शुरू से ही साफ होना चाहिए था। काइल गरजा, इतना वफादार योद्धा मीला पर वार करता तो केवल तभी जब उसे सीधे आदेश मिला हो, और वो आदेश किसी और ने नहीं, तुमने दिया था। राजा पसीने से भीग चुका था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। फिर भी वह चिल्लाया, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मिला जिए या मरे, तुम्हें क्यों परवाह है? काइल ने राजा को दीवार की ओर धकेलते हुए ठंडी आवाज में कहा कि मिला भी एक चालाक साजिशकर्ता हो सकती है, लेकिन कम से कम वह पूरे शाही परिवार से कहीं ज्यादा समझदार है। काइल ने उसे बालकनी से नीचे गिरा दिया और राजा चीखते हुए अपनी मौत को प्राप्त हुआ। कुछ ही देर बाद सैनिक वहां पहुंचे और अपने राजा का निर्जीव शरीर देखकर घबरा गए। किसी ने बुदबुदाया कि शायद नशे की हालत में राजा फिसलकर गिर पड़ा, मगर जनता की नजरों में राजसी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आधिकारिक घोषणा की गई कि राजा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। यह खबर जल्द ही काइल्स की पार्टी तक पहुंची। थेरोन ने हल्की हंसी के साथ कहा कि अच्छा हुआ राजा उतनी देर तक जिंदा रहा कि उन्हें इनाम मिल सका, वरना मेडल पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता। वह ये सोचकर भी संतुष्ट था कि अब मीला गद्दी संभालने वाली है। लेकिन जल्द ही सभी की चिंता बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि मीला ने अपने राज्याभिषेक से पहले काइल को निजी मुलाकात के लिए बुलाया है। गुप्त मुलाकात में मीला ने गंभीर स्वर में काइल से कहा कि वह गार्गन एम्पायर के राजकुमार मर से मंगनी कर चुकी है। यह सुनकर काइल हैरान रह गया। मीला ने उसे समझाया कि सालों पहले जर्गस एम्पायर ने गार्गन एम्पायर के साथ एक समझौता किया था। उसके बदले में कैरन प्रदेश देना था और उसकी सगाई मर से तय कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने न कोई अनुबंध किया और न ही औपचारिक दस्तावेज बनाए। इसलिए कैरन का इलाका आज भी जर्गस एम्पायर का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उसने आगे कहा कि अब वह इस सगाई को औपचारिक रूप से खत्म करना चाहती है, लेकिन उससे पहले कैरन के गवर्नर की सहमति जरूरी है और यह काम काइल को करना होगा। उस रात काइल सो नहीं पाया। वह छत को घूरते हुए बस यही सोचता रहा कि गार्गन एम्पायर इस खबर पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। तभी सिल उसके पास आई और मुस्कुराते हुए पूछा कि वह इतना चिंतित क्यों है। काइल ने कहा कि उसे डर है गार्गन एम्पायर गुस्से में आकर क्या करेगा। सिल ने जवाब दिया कि गार्गन से ज्यादा उसे कैरन की फिक्र करनी चाहिए। उसने याद दिलाया कि कैरन का गवर्नर राजा के अंतिम संस्कार में नहीं आया था, जिसका मतलब है कि वहाँ कोई गंभीर समस्या है। मीला शायद चालाकी से यह काम काइल के कंधों पर डालना चाहती है ताकि वह बिना कहे ही सब हल कर दे। यह सुनकर काइल को राहत मिली। उसने सोचा कि अगर यह सच है तो यह उसके लिए नाम और प्रतिष्ठा बढ़ाने का अच्छा मौका है और साथ ही मीला से दूरी बनाए रखने का भी। लेकिन वह जानता था कि मिशन पर जाने से पहले उसे मीला से एक आखिरी बार मिलना ही होगा। मीला ने काइल को गंभीरता से देखते हुए कहा कि वह चाहती है कि वह रॉयल गार्ड्स में शामिल हो जाए और उसका पर्सनल नाइट बने, ताकि वह हर समय हर पल उसके पास रह सके। काइल उसकी सीधी और थोड़ी आक्रामक फ्लर्टिंग से एकदम हैरान रह गया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसके पास और भी काम है, लेकिन अगर कभी उसे सचमुच उसकी जरूरत पड़ी तो वह बिना सोचे समझे दौड़ा चला आएगा। तभी मीला ने अचानक हंसते हुए कहा कि वह तो बस मजाक कर रही थी और उसे उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। जैसे ही काइल वापस अपनी पार्टी के पास लौटा, उसने गुस्से में हल्का सा टैंट्रम फेंका, क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि शायद राजकुमारी सचमुच उसमें दिलचस्पी ले रही हो। खैर, वो ज्यादा सोचे बिना अपनी टीम को लेकर फिर से उस मशहूर हथियारों की दुकान पर पहुंचा जहां बूढ़ा दुकानदार फेस्बा काम करता था। फेस्बा ने मुस्कुराकर काइल का स्वागत किया, उसके मेडल के लिए उसे बधाई दी और कहा कि आगे भी उसकी सफलता बढ़ती रहे। थेरोन ने बीच में टोकते हुए पूछा कि क्या उसकी तलवार अब तक मरम्मत हो गई है। फेस्बा ने तुरंत उसे तलवार पेश की और बताया कि उसने अपने सबसे बेहतरीन कारीगर से इसे ठीक करवाया है। लेकिन थेरोन ने जिद की कि क्या उसके पास इससे भी अच्छी तलवार है। फेस्बा ने माफी मांगते हुए कहा कि फिलहाल उसके पास वैसी कोई तलवार नहीं है, लेकिन उसने वादा किया कि वह अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसके लिए जरूर कोई बेहतरीन हथियार ढूंढ निकालेगा। फिर काइल ने कैजुअली पूछा कि क्या फेस्बा को कैरन के बारे में कुछ पता है, क्योंकि उनका अगला सफर वहीं का है। इस पर फेस्बा ने तुरंत कहा कि कैरन एक मुश्किल जगह है। वहाँ की ब्लैकस्मिथ गिल्ड पूरे शहर पर राज करती है और उनकी वजह से व्यापारियों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। हालांकि उसने ये भी जोड़ा कि जब से कैरन जर्गस एम्पायर का हिस्सा बना है, हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे हैं। काइल ने जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया। तभी फेस्बा ने थेरोन से कहा कि शायद कैरन ही वह जगह है जहां उसे अपने लिए एक सच्ची परफेक्ट सोर्ड मिल सके, क्योंकि वहां हथियार बनाने की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। इतना कहकर काइल और थेरोन वापस अपनी टीम की लड़कियों से मिले और सब मिलकर कैरन की ओर रवाना हो गए। और यहीं पर इस कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ।